हेलो बच्चों, स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। क्लास 12वीं के केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 5 पृष्ठ रसायन का अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष हैं। और आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं अधिशोषण की क्रियाविधि, यानी अधिशोषण का मैकेनिज्म क्या है। इसके पहले वाले क्लास में बेटा हमने पढ़ा था अधिशोषण क्या होता है। उसमें हमने ये समझाया था कि जब कोई गैस या द्रव के कण किसी भी सतह पर, किसी भी पदार्थ के सतह पर आकर चिपक जाते हैं तो वह प्रक्रम अधिशोषण कहलाता है। मैकेनिज्म यानी क्रियाविधि में हमको क्या पढ़ना है? हमको ये पढ़ना है कि अधिशोषण क्यों होता है, क्या रीजन है, क्या कारण है जिसके फलस्वरूप अधिशोषण का प्रक्रिया संपन्न होता है। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। हम एक बर्तन ले लेते हैं और इसमें हम द्रव भर देते हैं। ठीक है, हमने द्रव भर दिया। अब ये द्रव का सतह हो जाएगा, ये आपका सतह हो जाएगा, सरफेस जिसको बोलते हैं। और इसके अंदर बल्क यानी कि स्थूल, आपको पिछले क्लास में हमने समझाया कि स्थूल क्या होता है। सतह के अंदर स्थूल भाग होता है, उस भाग को जो सतह के अंदर होता है उसको हम कहते हैं स्थूल। तो अब अगर हम सतह के कणों का और स्थूल के कणों का हम अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि जो स्थूल के अंदर कण है, मान लीजिए ये भी पानी के कण, जल के कण यहां भी हैं, यहां भी स्थूल के अंदर भी जल के कण हैं। तो जो स्थूल में जल के कण होंगे वो चारों ओर से दूसरे कणों से बंधे होंगे, यानी कि उस एक कण के ऊपर चारों ओर से समान अंतरा आणविक आकर्षण बल कार्य करता है। जो कण स्थूल में होंगे वो चारों ओर से समान रूप से कुछ कणों से बंधे होंगे, जिसके कारण उस पर चारों ओर समान अंतरा आणविक आकर्षण बल कार्य करता है। लेकिन जो कण पृष्ठ पर होगा, जो कण सतह पर होगा, क्योंकि सतह के ऊपर और कण तो है नहीं, तो इस पर चारों ओर से समान अंतरा आणविक आकर्षण बल कार्य नहीं करेगा। समझने का प्रयास करिए। जो कण स्थूल में होंगे, जो कण अंदर होंगे, वे चारों ओर कणों से बंधे होंगे, क्योंकि उनके चारों ओर कण अवेलेबल हैं, उपस्थित हैं। और इस कारण उस कण पर चारों ओर अंतरा आणविक आकर्षण बल जो कार्य करता है उस अणु पर, वो चारों ओर संतुलन में होगा, बैलेंस में होगा। जितना इधर खींच रहा है उतना नीचे वाला भी खींचेगा, जितना इधर खींच रहा है उतना नीचे वाला खींचेगा। क्लास 9th में आप एक बल पढ़े होंगे, परिणामी बल। जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर कोई वस्तु है, इसको इधर कोई खींच रहा है 2 न्यूटन के बल से और इधर कोई खींच रहा है 2 न्यूटन के बल से। तो अगर मैं पूछूं कि इसका परिणामी बल कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 0 हो जाएगा। मतलब ये कण न इधर जाएगा न उधर जाएगा, ये जो वस्तु है न इधर जाएगी न उधर जाएगी, क्योंकि इनका परिणामी बल यानी R का मान 0 है। ये आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो। ठीक वही कंडीशन यहाँ है बेटा। अगर मैं कहूं कि इसका परिणामी बल कितना है तो आप कहेंगे 0 है, क्योंकि जितने बल से ये खींच रहा उतने बल से नीचे भी खींच रहा, सब बराबर हो गया। जितने बल से इधर खींच रहा उतने बल से इधर खींच रहा, यानी यहाँ पर परिणामी बल 0 आएगा। लेकिन यहाँ पर जो सतह के कण होते हैं उनका परिणामी बल 0 नहीं होता है, उनका कुछ न कुछ परिणामी बल का मान आता है। क्यों? क्योंकि वे जो उस पर जो अंतरा आणविक आकर्षण बल कार्य कर रहा है वो बैलेंस नहीं है, वो संतुलित नहीं है, क्योंकि वो चारों ओर समान रूप से कणों से नहीं घिरा हुआ है। सतह का कण है, उसके ऊपर कण उपस्थित ही नहीं है। आप बात समझ सकते होंगे कि इस पर जो अंतरा आणविक आकर्षण बल है उसका परिणामी 0 नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर 0 आएगा, क्योंकि ये चारों ओर से बैलेंस फोर्स उस पर काम कर रहा है। बातें समझ में आ रही है बेटा ना? इसी कारण हम कह सकते हैं कि अगर पूछा जाए अधिशोषण क्यों होता है तो मात्र अधिशोषण इस कारण होता है कि जो कण की प्रकृति स्थूल की होती है वो सतह के कणों की प्रकृति वैसी नहीं होती है। यानी जो कण अंदर रहते हैं उनकी प्रकृति और जो कण सतह पर रहते हैं उनकी प्रकृति, इन दोनों के नेचर में अंतर होता है। इन दोनों की प्रकृति में बेटा अंतर होता है। अंतर क्या होता है उसको मैंने समझाया। इस पर परिणामी बल 0 काम करेगा, इस पर परिणामी बल कुछ न कुछ काम करेगा, 0 नहीं होगा।
आप समझ पा रहे हैं? अच्छा, यहाँ पर हमने लिखा भी है, इसको भी पढ़ लेते हैं बेटा। हमने क्या लिखा है? अधिशोषण की प्रक्रिया अधिशोषक के पृष्ठ पर उपस्थित असंतुलित बलों के कारण संपन्न होती है। अधिशोषक के पृष्ठ पर, ये अधिशोषक का सतह है, उसी को पृष्ठ भी बोलते हैं, पर उपस्थित असंतुलित बल। हमने कहा ना, यहां पर तो बैलेंस फोर्स काम कर रहा है, चारों ओर से बराबर, लेकिन यहां पर बैलेंस फोर्स नहीं काम कर रहा है, यानी यहां पर असंतुलित बल काम कर रहा है। और इसी कारण ये दूसरे अणुओं को खींचने की क्षमता रखती हैं, या इनमें आकर्षण का गुण होता है, यानी दूसरे कणों को आकर्षित करने का गुण होता है, चिपकाने का गुण होता है, और इसी कारण ये दूसरे कणों को चिपकाती हैं। तो यही है पूरा मैकेनिज्म आपका अधिशोषण का। एक बार फिर से मैं समझाता हूं, अधिशोषण क्यों होता है। तो हमने ये बताया कि जो स्थूल के कण होते हैं, जो अंदर कण होते हैं, उनकी प्रकृति और जो सतह पर कण होते हैं उनकी प्रकृति में अंतर होता है। अंतर क्या होता है कि जो स्थूल के कण होते हैं वो अपने चारों ओर और अन्य कणों से जुड़े होते हैं, ठीक है, और जिससे उन पर जो अंतराणविक आकर्षण बल काम करता है वो संतुलित काम करता है, और संतुलन में होने के कारण उसका परिणामी 0 होता है। जबकि चूंकि इसके ऊपर कण नहीं होते तो इसके चारों ओर समान रूप से कणों से यह नहीं घिरा रहता है, जिसके कारण इस पर जो अंतराणविक आकर्षण बल काम करता है वो संतुलन में नहीं रहता, जिससे इसका कुछ न कुछ उस बल का मान रहता है, और इसी कारण ये दूसरे कणों को खींचने की क्षमता रखता है, जिसके कारण ही अधिशोषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। और यही पूरा है मैकेनिज्म, यही है क्रियाविधि अधिशोषण की। यहाँ पर हमने लिखा भी है, अधिशोषण की प्रक्रिया अधिशोषक के पृष्ठ पर उपस्थित असंतुलित बलों के कारण संपन्न होती है। अगर कोई पूछता है कि अधिशोषण की प्रक्रिया क्यों संपन्न होती है, तो आप बड़े ही आसानी से बता सकते हो कि अधिशोषण की प्रक्रिया मात्र इस कारण से होती है क्योंकि उसके सतह पर, जो भी सतह है पदार्थ का या वस्तु का, उसकी सतह पर जो कण पाए जाते हैं उनमें असंतुलित आकर्षण बल पाया जाता है, और इसी कारण वो दूसरे कणों को आकर्षित करते हैं, चिपकाते हैं, जिसके कारण अधिशोषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा ये मैकेनिज्म, ठीक है बेटा। इसको आप एक लाइन को जरूर नोट करिएगा ताकि आपके याददाश्त में, आपके मेमोरी में हमेशा बना रहे। नोट करिए, बढ़ते हैं आगे। देखिए बेटा, अब हमारा अगला टॉपिक आता है अधिशोषण का प्रकार, यानी अधिशोषण कितने प्रकार का होता है। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, अधिशोषण मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला प्रकार है भौतिक अधिशोषण, या यूं कहें तो वांडर वाल्स अधिशोषण, ठीक बात। और दूसरा जो प्रकार है वो है रासायनिक अधिशोषण या केमिकल अधिशोषण। तो इस प्रकार से हमारा अधिशोषण 2 प्रकार का होता है। आइए आप समझते हैं कि भौतिक या वांडर वाल्स अधिशोषण क्या है और रासायनिक अधिशोषण क्या है। तो देखिए, कुछ ऐसे अधिशोषण का मतलब क्या होता है, किसी पदार्थ के कणों का आकर किसी सतह पर चिपकना। अब कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो बिना किसी रासायनिक अभिक्रिया के ही चिपक जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एक कार है या कोई भी हमारी एक गाड़ी है, वो रास्ते में जा रही है और कहीं पे कीचड़ है, और उसमें जब गाड़ी घुसी तो उसमें से जो उसकी मिट्टी है वो इसके बोनट पर आकर ऐसे चिपक गई। ऐसे आकर उसके बोनट पे आप देखते होंगे बहुत सारे छींटे पड़ जाते हैं, उसमें अधिशोषण हो जाता है। अब इस मिट्टी और इस बोनट के, यानी कि जो भी लोहा हो या एल्यूमिनियम हो, जिसका भी बोनट बना हो, इनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है। ये यूं ही एक दुर्बल वांडर वाल बल का नाम तो आप सुने ही होंगे। एक कह सकते हैं कि आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल कह सकते हैं, हल्का सा गुरुत्वाकर्षण बल होता है इनके बीच में, या इसका नाम दिया गया है वांडर वाल बल। क्या नाम दिया गया बेटा? वांडर वाल्स बल। तो आप समझ सकते हैं कि इनके बीच में, यानी मिट्टी और इस पदार्थ के बीच में कोई रिएक्शन नहीं हुआ, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, केवल ये यूं ही एक हल्के से आकर्षण बल के कारण आपस में चिपक गए हैं, और इनको हम आसानी से हटा भी सकते हैं। थोड़ा सा धुलाई पुछाई कर देंगे तो आसानी से ये कण हट जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो आकर्षण बल है वो दुर्बल वांडर वाल बल। आप समझ गए बेटा?
तो हम यही कहेंगे कि भौतिक वान-डेर वाल अधिशोषण, भौतिक या वान-डेर वाल अधिशोषण क्या होता है? तो ऐसा अधिशोषण जो बिना किसी, जिसमें कोई पदार्थ किसी सतह पर बिना किसी रासायनिक अभिक्रिया के चिपकते हैं या आकर्षित होते हैं या जुड़ते हैं, उनको हम कहते हैं भौतिक अधिशोषण। तो नोट कर लीजिएगा आप कि ऐसा अधिशोषण जिसमें कोई किसी पदार्थ के कण या किसी द्रव या गैस के कण किसी सतह पर बिना किसी रासायनिक अभिक्रिया के ही अधिशोषित होते हैं, बिना किसी रासायनिक अभिक्रिया के ही अधिशोषित होते हैं या चिपकते हैं, उसको हम कहेंगे बेटा भौतिक या वान-डेर वाल अधिशोषण। तो इसमें हम कह सकते हैं पहला, इन दोनों में अंतर क्या है? तो पहला अंतर यही है कि इनके अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में, अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में, अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच वान-डेर वाल बल होते हैं। वान-डेर वाल बल कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। समझ गए होंगे आप कि इनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, इनके बीच में दुर्बल वान-डेर वाल बल कार्य करते हैं। किसके बीच में? जो चिपकने वाला पदार्थ उसको अधिशोष्य कहते हैं और जिस पर चिपकता है उसको अधिशोषक कहते हैं। तो अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच वान-डेर वाल बल कार्य करते हैं। और इस रासायनिक अधिशोषण क्या होता है, इसका परिभाषा आप कैसे लिखोगे? तो ऐसा अधिशोषण जिसमें अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है, या रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अगर कोई अधिशोष्य अधिशोषक से आकर्षित होता है या अधिशोषक पर चिपकता है तो उसको हम कहेंगे रासायनिक अधिशोषण। यूं ही नहीं चिपक गया है, पहले वो केमिकल रिएक्शन किया है, रासायनिक अभिक्रिया किया है, उसके बाद चिपका है। जैसे बेटा लोहा है, आयरन Fe, और आप जानते हो कि ऑक्सीजन इस पर आकर चिपकती है तो उस पर जंग लग जाता है। तो जब ऑक्सीजन पे, सॉरी, लोहा पे जब जंग लगता है तो ऐसे थोड़ी ही जंग ऑक्सीजन आके उड़कर और उस पर जाकर चिपक गई, ऑक्सीजन थोड़ी चिपकी रहती है। ऑक्सीजन पहले आयरन से रिएक्शन करती है और उसके बाद उसका एक परत बन जाता है उसके ऊपर। किसके ऊपर? आयरन के ऊपर। तो वो जो अधिशोषण है उसको हम कहेंगे केमिकल यानी कि रासायनिक अधिशोषण। हमारी बात समझ पा रहा है बेटा? जब अधिशोष्य यानी जो चिपकने वाला कण है वो किसी अधिशोषक पर रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप चिपकता है तो उसको हम कहेंगे रासायनिक अधिशोषण। जैसे हमने उदाहरण दिया कि अगर मान लीजिए लोहा पर ऑक्सीजन को चिपकना होगा तो ऑक्सीजन पहले रिएक्शन करेगा आयरन से, ठीक है, उसके बाद वो जंग बनाएगा और जंग ही उसका अधिशोष्य है या उस पर एक परत सी बन जाएगी, ठीक है। तो पहला अंतर तो हम इसके डिफिनेशन को ही कर दिए। अब दोनों का डिफिनेशन लिखना आपका काम है। क्या लिखोगे कि जब कोई भी अधिशोष्य रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी अधिशोषक से चिपकता है तो उसको कहते हैं रासायनिक अधिशोषण। उदाहरण लिख लेना कि ऑक्सीजन और आयरन पर ऑक्सीजन को चिपकने के लिए आयरन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा या ऑक्सीजन आयरन से रिएक्शन करेगा, उसके बाद ही वो उसके ऊपर चिपकता है, यानी उसके बाद वो जंग बन जाता है। ऑक्सीजन थोड़ी चिपकता है, जंग बन जाता है और जंग ही उसका अधिशोष्य होता है, यूं कह सकते हैं। तो पहला तो हमारा इन दोनों में जो डिफरेंस है बेटा वो इनका हो गया डेफिनेशन। समझ पा रहे होंगे आप? अब दूसरा इसमें डिफरेंस क्या है, तो पहले आप इसका डिफिनेशन लिख लीजिए। इसमें भी मैं लिख देता हूं कि अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में, अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में रासायनिक बंध कार्य करता है। कौन कार्य करता है बेटा? रासायनिक बंध कार्य करता है। मतलब इसमें अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में वान-डेर वाल बल रहता है जो बहुत ही कमजोर है, उसको हाथ से ही मिट्टी को हटाओगे हट जाएगा। लेकिन इनके में अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में रासायनिक बंध काम करता है और रासायनिक बंध हम हाथ से हटाने पर नहीं हटेगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब एक बार आयरन पे
मतलब ऑक्सीजन क्रिया कर लेगा आयरन से और एक परत बना लेता है, तो वो अनुत्क्रमणीय होता है, उसको फिर छुड़ाया नहीं जा सकता है। ठीक है, हाँ उसको रिमूव किया जा सकता है, लेकिन उससे पुनः ऑक्सीजन नहीं बनाया जा सकता। ठीक है बेटा, और इसमें तो मिट्टी आपकी निकल जाएगी, मिट्टी चिपकी है, मिट्टी को निकाल लो। लेकिन अब यहाँ पे आयरन और ऑक्सीजन जब चिपक जाएगा, आयरन पर ऑक्सीजन चिपक जाएगा, फिर आप उसमें से ऑक्सीजन को निकालना चाहो तो कभी नहीं निकाल सकते हो। वहां पर निकलेगा तो वही जंग निकलेगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो इनके बीच ऐसा क्यों? क्योंकि इनके बीच मजबूत रासायनिक बंध रहता है। अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में मजबूत रासायनिक बंध कार्य करता है, और इसमें अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में बेटा हल्का सा प्यारा सा वांडर वाल बल रहता है, जिसको हम यूं ही धुलाई पुछाई करके हटा सकते हैं। तो ये पहला अंतर लिख लीजिए, और बहुत सारे अंतर है, सबको हम बारी बारी से समझा। तो हमने कुछ अंतर का अध्ययन कर लिया, अभी कुछ अंतर और है, उसका भी अध्ययन कर लेते हैं। तीसरा अंतर है कि यह अधिशोषण गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब अगर मान लीजिए कोई सतह है, ये हमारा सरफेस है, और इस पर किसी गैस को आकर चिपकना है, कोई गैस है और उसको चिपकना है, यहाँ पर आके अधिशोषित होना है उसको, तो वे गैसें जो आसानी से द्रवित हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं? द्रवित, जैसे आसानी से द्रव अवस्था में बदल जाती हैं, उनको हम द्रवणीय गैसें भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? द्रवणीय गैसें। ठीक है, तो वे गैसें जो आसानी से द्रवित हो जाती हैं वो ज्यादा चिपकेंगी, यानी कि उनका अधिशोषण ज्यादा होगा। इसीलिए लिखा गया है कि ये जो अधिशोषण है वो गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर गैसें आसानी से द्रवित होने वाली हैं तो ज्यादा चिपकेंगी, यानी अधिशोषण ज्यादा होगा, और अगर गैसें आसानी से द्रवित नहीं होती तो वो उनका अधिशोषण कम होगा, यानी वे कम चिपकेंगी। तो यह अधिशोषण किस पर निर्भर करता है? गैस की प्रकृति पे। जैसे मान लीजिए SO2 है, NH3 है, HCl है, ये सारी गैसें ना ये आसानी से द्रवित हो जाती हैं, तो ये आसानी से अधिशोषित होती हैं। लेकिन अगर हम सामान्य गैसें जैसे H2, N2, O2 की बात करें तो ये आसानी से भौतिक रूप से अधिशोषित नहीं होंगी। भौतिक अधिशोषण की बात कर रहे हैं, रासायनिक अधिशोषण की बात नहीं कर रहे हैं। यानी भौतिक अधिशोषण में SO2, NH3 और HCl, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक गैस जो होती हैं वो सब आसानी से अधिशोषित होती हैं। लेकिन अगर H2N2 O2 की बात करें तो ये आसानी से अधिशोषित नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये आसानी से द्रवित हो जाती हैं, ये द्रवणीय गैसें हैं और ये आसानी से द्रवित नहीं होती। बात क्लियर है बेटा? और इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें भी लिखा हुआ है कि यह अधिशोषण भी गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। यह अधिशोषण तो गैस की प्रकृति पर निर्भर करता ही करता है, लेकिन किस प्रकृति पर निर्भर करता है? यह इस प्रकृति पर निर्भर करता है कि वह गैस आसानी से द्रव अवस्था में बदल रही है कि नहीं। और ये अधिशोषण भी गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, लेकिन यह किस प्रकृति पर निर्भर करता है कि वह जो गैस है उस सतह से आसानी से रिएक्शन कर रही है कि नहीं। जैसे हमने बताया ऑक्सीजन है तो किसके साथ आसानी से रिएक्शन कर रही है, उसके साथ ज्यादा अधिशोषित होगी, और जिसके साथ आसानी से अभिक्रिया नहीं होगा उसके साथ कम अधिशोषित होगी। तो यह अधिशोषण भी गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, लेकिन किस प्रकृति पे? कि वो द्रव अवस्था में कौन जल्दी बदल जाएगा। और यह अधिशोषण भी गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, लेकिन किस प्रकृति पे? कि वह कितना आसानी से अधिशोषक से अभिक्रिया कर लेती है। ठीक बात? अब देखिए दूसरा अंतर, कारण इसमें एंथैल्पी ऊर्जा का मान कम होता है। एंथैल्पी ऊर्जा का मान इसमें क्या होता है? कम होता है। अब एंथैल्पी ऊर्जा क्या होता है? हमने पीछे बताया है कि जब कोई भी अधिशोष्य किसी अधिशोषक से आकर चिपकता है, आकर्षित होता है, तो ऊर्जा मुक्त होती है, सतह से ऊर्जा मुक्त होती है, और उसी को हम कहते हैं एंथैल्पी ऊर्जा। ठीक है, तो आप जानते हो कि इसमें जो सतह होता है और जो अधिशोष्य होता है उसके बीच में दुर्बल वांडर वाल बल काम करता है, और दुर्बल वांडर वाल बल का मतलब बहुत ही कम आकर्षण वाला बल। तो जब आकर्षण ही इनके बीच कम होगा, अब आप केमिस्ट्री में पढ़े हो कि आकर्षण जितना ही तेज होगा वो जो ऊर्जा है वो उतना ज्यादा मुक्त होती है। आकर्षण जितना तेज होता है ऊर्जा उतना ज्यादा मुक्त होती है।
ठीक है बेटा। तो यहाँ पर तो आकर्षण है ही नहीं, बहुत कम है, दुर्बल वान डेर वाल बल है, तो इसीलिए लिखा गया है कि एंथैल्पी ऊर्जा का मान, इसमें जो ऊष्मा निकलेगी वो बहुत कम निकलेगी। और क्यों? क्योंकि यहाँ इनके अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में दुर्बल वान डेर वाल बल है। और इसमें आप जनरली जानते हो कि इसमें जो अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में उसमें रासायनिक बंध काम करता है, रासायनिक बंध काम करता है, यानी उनके बीच में आकर्षण बल बहुत प्रबल होता है, जिसके कारण यहाँ पर एंथैल्पी ऊर्जा का मान अधिक होता है। आकर्षण ज्यादा, ऊष्मा ज्यादा निकलेगी, मतलब ऊर्जा ज्यादा होगी, उसकी एंथैल्पी ऊर्जा का मान ज्यादा होगा। यहाँ पर देखिए कहता है निम्न ताप सहायक है। अगर किसी गाड़ी के बोनट पर बेटा मिट्टी चिपकी हुई है, तो अगर आप तापमान बढ़ाओगे तो ये मिट्टी सूख जाएगी, मिट्टी सूख जाएगी तो आसानी से निकल जाएगी। यानी कि अगर यहाँ पे कम ताप रहे तो बढ़िया है, तब चिपके और चिपका रहेगा। अगर ताप बढ़ाओगे तो वो और कम आकर्षण बल होता जाएगा और धीरे धीरे वो उस सतह से छूट जाएगी। तो इस जो भौतिक अधिशोषण होता है इसमें निम्न ताप सहायक होता है। लेकिन जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, अब तो आप पढ़े हो, पिछला चैप्टर पढ़े हो कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है। ठीक है, तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, मतलब जल्दी जल्दी रिएक्शन होता है। तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया तो होना, इसमें तो रासायनिक अभिक्रिया हो नहीं रही थी, इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसका मतलब इसमें जितना ही ताप बढ़ाएंगे उतना ही जल्दी जल्दी रिएक्शन होगा और वो उतना ही ज्यादा अधिशोषण, उसमें रासायनिक अधिशोषण में उतना ही ज्यादा अधिशोषण होगा। तो इसीलिए लिखा गया है कि इसमें उच्च ताप सहायक होता है, जितना ताप बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा अधिशोषण होगा। लेकिन इसमें निम्न ताप सहायक है, क्योंकि अगर ताप बढ़ाएंगे तो वो आसानी से सूख जाएगा जो अधिशोष्य है, और वो आसानी से रिमूव हो जाएगा या छूट जाएगा। ठीक बात बेटा। अब इसको भी आप नोट कर लीजिए, अभी कुछ और अंतर है उसकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। नोट करिए इसको। हाँ देखिए बेटा, अभी कुछ अंतर और शेष रह गए थे, उसको भी हम समझा देते हैं। भौतिक वान डेर वाल अधिशोषण कहता है ये बहुआण्विक सतह बनाती है, इसमें बहुआण्विक सतह बनती है। जैसे मान लीजिए ये सतह है और इस पर मिट्टी आकर चिपकी इस तरीके से, और इसके बाद फिर मिट्टी आकर चिपकी, फिर यहाँ पे सतह बन जाएगा। इसके ऊपर फिर मिट्टी आकर चिपकी, फिर सतह बन जाएगा। इसके ऊपर फिर मिट्टी आकर चिपकी। इस तरीके से अगर इस पर मिट्टी चिपकती जाए तो बहुत सारा परत दर परत, परत दर परत मिट्टी उस पर चिपकती जाएगी और सतह दर सतह, सतह दर सतह बनता जाएगा। यानी इसीलिए इसमें लिखा गया है इसमें बहुआण्विक सतह बनता है। लेकिन अगर आप रासायनिक अधिशोषण में जाएं तो मान लीजिए ये लोहा है, ये लोहे की राड है बेटा, और इस पर ऑक्सीजन चिपका एक बार आकर, ठीक है, तो इससे क्रिया किया, रिएक्शन किया। अब इसके बाद फिर जब ऑक्सीजन आकर इसको चिपकना चाहेगा तो वो नहीं चिपक सकता, क्योंकि अब तो जो सतह था उस सारे सतह को ऑक्सीजन ने घेर लिया है। और इस प्रकार ये ऐसा नहीं कि इसके ऊपर फिर ऑक्सीजन का परत जम जाएगा, फिर ऑक्सीजन का परत जम जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के जमने से कोई मतलब तो है नहीं। जब वो इससे रिएक्शन करेगा तब जाकर वहां पे परत बनेगी। इसमें तो रिएक्शन होता ही नहीं है, ये तो ऊपर परत दर परत, परत दर परत जमती जाएगी। लेकिन इसमें ऑक्सीजन एक बार जो सबसे नीचे वाला ऑक्सीजन होगा, जो एकदम परत से, जो सतह से संपर्क में होगा, केवल वही रिएक्शन कर सकता है। उसके ऊपर वाला रिएक्शन कर ही नहीं पाएगा तो सतह बनेगा ही नहीं। तो इसमें केवल एक आणविक सतह बनती है, एक सतह बनेगी। लेकिन इसमें आप चाहें बहुत सारे सतह, यानी कि परत दर परत इसमें बन सकता है। ठीक है, अगला क्या है, संक्रियण ऊर्जा का मान कम होता है। अब संक्रियण ऊर्जा क्या होता है, तो हमने बताया इसके पीछे वाले चैप्टर में कि संक्रियण ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जब अभिकारक से मध्यवर्ती के बनने के लिए, अभिकारक से मध्यवर्ती के बनने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक होती है वो संक्रियण ऊर्जा होती है। और यह केवल रासायनिक अभिक्रिया में ही होती है, यानी संक्रियण ऊर्जा केवल रासायनिक अभिक्रिया में ही उपयोगी है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा, यहाँ तो रासायनिक अभिक्रिया हो ही नहीं रहा है, तो इसीलिए लिखा गया है कि यहाँ संक्रियण ऊर्जा का मान बहुत ही कम होता है। जबकि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो संक्रियण ऊर्जा का मान ज्यादा होगा ही होगा ऑटोमेटिकली। तो उम्मीद करते हैं कि जितना भी अंतर हमने पढ़ाया है, हम केवल अंतर लिखे ही नहीं है, हम उसको विस्तार पूर्वक पूरे ब्रीफली आपको समझाने का प्रयास करने हैं, एक्सप्लेन करने का प्रयास किए हैं। उम्मीद है आपको आज का क्लास मस्त लगा होगा।
मस्त लगा होगा तो वीडियो को लाइक भी करें, अपने मित्रों में शेयर भी करें, और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से हमको जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले क्लास में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे टू यू।